हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को, जो यूपी पीएससी प्री बहुत ज़्यादा पूछता है। और हम इस वीडियो में 1 से लेके 100 तक के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल फर्स्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आर्टिकल फर्स्ट से हमें पता चलता है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन, कि क्या क्या हमारे स्टेट के नाम होने वाले हैं, कितनी टेरिटरी एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ओन करती है। ठीक। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 हमारे संविधान का कहता है एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है न्यू स्टेट के बारे में, मतलब कि ऑलरेडी जो स्टेट एग्जिस्ट करती हैं उनके अलावा कोई नई स्टेट जब भारत सरकार भारत की जो यूनियन है उसमें जोड़ती है तो उससे जो आर्टिकल रिलेट होता है वो है आर्टिकल 2। ठीक। और जब भी और आर्टिकल 3 क्या कहता है, री एडजस्टमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ न्यू इनटू न्यू, मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं जैसे यूपी है, एमपी है, हरियाणा है, उत्तराखंड है वगैरह, ये जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं यदि इनमें कोई छेड़छाड़ करनी हो, उनके नेम को चेंज करना हो, या फिर दो स्टेट को मर्ज करके कोई एक स्टेट बनानी हो, या फिर एक स्टेट को बाइफरकेट करके दो स्टेट बनानी हो, तो उससे जो आर्टिकल डील करता है वो है आर्टिकल 3। हमने देखा भी था कि 2000 में, जो ईयर 2000 में 3 नए स्टेट निकल के आए थे। यूपी से निकल के आया था उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड निकल के आया था, और एमपी से निकल के आया था छत्तीसगढ़, और बिहार से निकल के आया था झारखंड। ठीक है। तो करंट स्टेट में कोई चेंजमेंट होगा तो वो आर्टिकल 3 डिस्कस करता है। आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है सिटीजनशिप के बारे में। ठीक। कि भारत का नागरिक होगा कौन, या नागरिकता से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं वो सब डिस्कस की जाएंगी आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 11 कहता है रेगुलेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो पार्लियामेंट है वो सिटीजनशिप से जुड़े हुए जो भी प्रोविजंस होंगे उनको रेगुलेट करेगी। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे पार्लियामेंट लिखा हुआ है आर्टिकल 11 में। आर्टिकल 13 क्या कहता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो यहाँ पे पहली बात तो मैं ध्यान ये रखनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू जैसा कोई टर्म यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन जो भी उसमें सब्जेक्ट मैटर है आर्टिकल 13 में उसको हम अगर शॉर्ट में समझना चाहें तो उसको हम जुडिशियल रिव्यू कह सकते हैं। क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है कि कोर्ट चेक करेगी जो भी नए लॉ बनाए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा, या फिर एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन है सरकार का, जब भी वो कोई कानून बनाएगी तो जो जुडिशरी हमारी है वो चेक करेगी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दैट लॉ। इस वजह से ही जुडिशियल रिव्यू का काम यहाँ पे हो रहा है आर्टिकल 13 में। ठीक। आर्टिकल 14 बताता है राइट टू इक्वलिटी, सभी लोग समान होंगे भारतीय संविधान के हिसाब से। आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशमेंट ऑफ द टाइटल्स, मतलब ये है कि जैसे हमने देखा था कि जो ब्रिटिश रूल था भारत में तो उस समय कई टाइप की उपाधियाँ दी जाती थी, जैसे राय बहादुर। ठीक है। और वगैरह ऐसी कुछ और टाइटल दिए जाते तो अब आर्टिकल 18 कहता है कि ऐसे कोई भी आर्टिकल्स या कोई भी टाइटल्स आपको नहीं दिए जाएंगे। आर्टिकल 19 कहता है राइट टू फ्रीडम, जो राइट टू फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं उसमें ये सब मेंशन्ड हुआ है। तो इनिशियली था क्या, पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। अब करंट में आर्टिकल 19 में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये यूपीपीएससी, चाहे वो आर ओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, बहुत ज़्यादा पूछा गया वाला आर्टिकल है आर्टिकल 21। बहुत फ्रिक्वेंट आता रहता है ये। ठीक। आर्टिकल 23 बताता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, मतलब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको इलीगल बना देता है आर्टिकल 23। जो फोर्स लेबर हम लोग करते थे, फोर्स लेबर का मतलब हो जाता है कि जहाँ पे आप किसी व्यक्ति को वेजेस का पेमेंट नहीं कर रहे होते हो, ठीक है, उसको बिना वेजेस के आप क्या करा रहे हो, तो वर्क करा रहे होते हो, तो उसको बोला जाता है फोर्स लेबर। तो आर्टिकल 23 फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स,
जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो इंडिया में है इस समय, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आर्टिकल 29 कहता है। आर्टिकल 30 कहता है कि जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा ये आर्टिकल। ठीक, आर्टिकल 32 का कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, और इस आर्टिकल को क्या कहा जाता है, एक प्रकार से कहा जा सकता है सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल रट लो कि आर्टिकल 32 संवैधानिक रेमेडीज इसमें मेंशन्ड है, और इसी में रिट भी इशू करी जाती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करती है वो भी आर्टिकल 32 के तहत करती है। आर्टिकल 37 क्या कहता है, डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो भी है उनका एप्लीकेशन है। ठीक, आर्टिकल 39 बताता है कि जो भी फ्री लीगल एड है, इक्वल जस्टिस देनी है किन लोगों को, जो लोग गरीब होते हैं, जो लोग कैसे होते हैं, जो लोग होते हैं पुअर, उनके लिए फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है भाई, और तुमने देखा होगा, और एक नलसा नाम का एक्ट है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट नाम का एक कानून है, वो ला ही गया था फ्री लीगल एड को प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक, आर्टिकल 14 पंचायतों से जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये भी आर्टिकल, इसको भी रट लो बिल्कुल। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी हो जाता है एक। अभी हाल ही में हमने देखा, अभी उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है अपने यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स। जो सेपरेशन ऑफ ऑर्गन है ऑफ गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन होते हैं उनमें से 2 ऑर्गन के बीच, जुडिशरी के बीच और एग्जीक्यूटिव के बीच जो सेपरेशन के बारे में बताया गया है वो आर्टिकल 50 में बताया गया है। और आर्टिकल 51 क्या कहता है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बताता है। मतलब आर्टिकल 51 में ये मेंशन्ड है कि इंडिया इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देगा, और साथ ही साथ में जो पंचशील हमारे प्रिंसिपल हैं वो भी सब मेंशन्ड है आर्टिकल 51 में। ठीक, और इसी में एक और लिख लेते हैं हम, आर्टिकल 51 ए। ठीक है, इसके अंदर मेंशन्ड है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 51 ए। आर्टिकल 52 बताता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति जी के बारे में बताता है। आर्टिकल 54 बताता है कि किस प्रकार से इलेक्शन होगा भारत के राष्ट्रपति का। आर्टिकल 57 है, गोला लगा लो इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इससे बनता ही है कि 1-2 बार में ही पूछ ही लिया जाएगा। आर्टिकल 57 के बारे में ये बताता है एलिजिबिलिटी ऑफ रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो फिर से अपॉइंट हो सकते हैं एज अ राष्ट्रपति जी बाय द इलेक्शन। ठीक, आर्टिकल 57 के माध्यम से पता चलता है। आर्टिकल 7 जो 60 है वो बताता है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट को बताता है राष्ट्रपति जी की। आर्टिकल 63 के बारे में बात करें तो ये बताते हैं जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, उनके बारे में बताता है। आर्टिकल 65 की यदि हम बात करते हैं तो ये कहता है कि जब कोई सिचुएशन होती है ऐसी जहाँ पे राष्ट्रपति जी अपने ऑफिस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं या फिर वो ऑफिस को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कंटिन्यू करते हैं एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे, या उनके तौर पे वो सारे वर्क करते हैं जो कि एक राष्ट्रपति वर्क करते हैं। आर्टिकल 71 बताता है जो भी मैटर्स होते हैं राष्ट्रपति जी या उपराष्ट्रपति जी के इलेक्शन से जुड़े हुए, वो सब डिस्कस किए जाते हैं किससे, आर्टिकल में, आर्टिकल 71 में। ठीक है, आर्टिकल 72 बताता है पार्डनिंग पावर। जो पार्डनिंग पावर होती हैं राष्ट्रपति जी की वो सब मेंशन्ड है आर्टिकल 72 में, इसको भी गोला लगा लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 74 बताता है कि जो राष्ट्रपति जी होंगे वो जो भी डिसीजन लेंगे, जैसे भी वर्क करेंगे, वो करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 74। आर्टिकल 75 बताते हैं अपॉइंटमेंट एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 76 की बात आती है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बताता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते कौन है,
भारत में सबसे बड़े जो लीगल प्रैक्टिशनर है ना, वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, और ये सरकार के लीगल एडवाइज़र भी होते हैं। आर्टिकल 79 की बात करते हैं तो ये बताता है पार्लियामेंट के गठन से जुड़ा हुआ, कि पार्लियामेंट कौन 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 से एलिमेंट से मिलके बनती है, या कौन कौन से ऑफिस से मिलके बनती है। जैसे कि एक ऑफिस ऑफ एक स्पीकर हो गया, ठीक है, या जिसको कह सकते हैं लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जब तीनों मिल जाते हैं, इनको कलेक्टिवली बोला जाता है पार्लियामेंट, ठीक। और आर्टिकल 84 की बात करते हैं तो ये बताते हैं कि जो भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होंगी, उन सब के बारे में मेंशन है आर्टिकल 84 में। 85 बताता है पार्लियामेंट के सेशंस, प्रोरोगेशन और रेजोल्यूशन के बारे में। आर्टिकल 86 बताता है स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये स्पेशल एड्रेस होता कब है? जब भी जनरल इलेक्शंस होंगे लोकसभा के, उसके बाद जो पहली लोकसभा गठित होगी इलेक्शन के तुरंत बाद, उसको जब एड्रेस करेंगे तो उसको बोला जाता है स्पेशल एड्रेस। और हर साल जो पहला जिस समय फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस कराया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा दोनों हाउस में एक साथ, तो उस एड्रेस को भी स्पेशल एड्रेस बोला जाता है, ठीक। आर्टिकल 86 के तहत आर्टिकल 89 की बात होती है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में बताते हैं। और यहीं पे कर लेते हैं 90 के बारे में, ठीक है। यहाँ पे इनको हटाने का से जुड़ा हुआ मैटर होता है। आर्टिकल 93 बताता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में। आर्टिकल 98 की बात करें हम, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताता है। आर्टिकल 98, ठीक है, पार्लियामेंट का जो सेक्रेटेरिएट होता है उसके बारे में मेंशन है आर्टिकल 98 में। और आर्टिकल 99 ओथ एंड एफर्मेशन बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो ओथ ली जाती है, जो एफर्मेशन दिया जाता है, वो आर्टिकल 99 में मेंशन्ड होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने वो सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 100 के बीच में जो भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उन सबको मेंशन्ड यहाँ पे किया है, उन सबको हमने पढ़ा है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम को उठा के भी देखें, जैसे कि अभी हाल ही में जो 2023 का RO हुआ था 2024 में, उसमें देखिए सीधे आर्टिकल्स दे दिए गए थे और हमें उनका सब्जेक्ट मैटर दे दिया गया था यहाँ पे, और मैच करने के लिए कहा गया था हमसे। तो हम लोगों ने, जिसने भी आर्टिकल्स पढ़े होंगे, यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मैंने बताए, तो वो इजीली कह देता और वो इस क्वेश्चन को कर भी लेता और उसका आंसर आ जाता, आंसर ए आ जाता, ठीक है। उसी के साथ साथ 2020 में भी UPPSC का जो प्री हुआ था, उसमें भी आप देख लो क्वेश्चन पूछे गए थे आर्टिकल से। तो आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है UPPSC प्री और RO को प्री को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो इन आर्टिकल्स को बार बार पढ़िए, उनको अच्छे से रिवाइज करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड एंजॉय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।